हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल माला की लास्ट एपिसोड की पार्ट नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। हॉस्पिटल के सनरूम में इस वक्त मरीज़ों के मुलाकातियों का रश नहीं था। अंदर हाल में अपने बेड पर मालिक फरीद टेक लगाए बैठे थे। बाजू से लगी नालियों में बेरंग दवा कतरा कतरा उतर रही थी। वह ऐनक लगाए आईपैड पर कुछ देख रहे थे जब आहट पर सर उठाया। बेड की पायंती के साथ कोई आके खड़ा हुआ था। कैसे हैं आप? कशमाला मुबीन को देख के इनके होंठों पर एक मोहम सी मुस्कुराहट उभरी, फिर मांद हो गई। आईपैड की स्क्रीन बुझा दी। इसी मशीनी चेहरे के साथ इसे साथ रखे स्टूल पर बैठने का इशारा किया। वो अपना कैमल कोट पहने हुई थी, अलबत्ता टोपी सर पे मौजूद नहीं थी। सारे दिन टोपी में बाल बंधे रहने के बाद कदरे फ्लैट हो गए थे और इसने इन्हें कैचर में बांध दिया था। वो स्टूल पर बैठी जो मालिक फरीद के घुटनों के करीब रखा था, चल लम्हे वो इसे खामोशी से देखते गए, गौर से। माहिर और मैं शादी कर रहे हैं, ये कहते हुए माला को अपना लहजा अजनबी सा लगा। माहिर और शादी का लफ्ज़ एक ही फ़िक्र में बहुत अजीब और मुख्तलिफ सा था, लेकिन बुरा नहीं था। जानता हूँ, इसने मुझे इसी दिन बता दिया था जब तुम दोनों आगो गए थे। इन्होंने सर इस बात में हिलाया। चेहरा बेतासुर था और आंखें कशमाला को पड़ रही थी। माला ने थोड़ी झुका दी, अपने घुटने से नाखून रगड़ती रही, फिर चेहरा उठाया तो वो इस तरह से इसे देख रहे थे कि आप इसके फ़ैसले से खुश हैं। वो इनकी आंखों में कुछ तलाश करना चाह रही थी। ये इसकी ज़िंदगी है, इसका फ़ैसला है, वो जो चाहे कर सकता है। अगर तुम्हें मेरी ब्लेसिंग चाहिए तो वो तुम्हारे साथ है, लेकिन इसने ज़ारा को छोड़ा है और ज़ारा आपकी बेटी है। अगर मैं आपको वो सब ना बताती तो शायद ये सब ना होता। वो रुक रुक के बोल रही थी। मालिक फरीद इसकी आंखों में देख रहे थे जिनमें नमी आ गई थी। तुम जो कहना चाहती हो वो खुल के कहो, मुझे बातें साफ़ और डायरेक्ट पसंद हैं। मैं 2 बातें कहने आई हूँ। इसने गहरी सांस ली, जैसे बहुत से आंसू नीचे धकेले। मैं नहीं चाहती कि आप ये समझें कि मैंने ज़ारा के बारे में वो सब आपको इसलिए बताया था क्योंकि मैं खुद माहिर को हासिल करना चाहती थी। क्या तुमने ज़ारा के बारे में मुझे वो सब इसलिए बताया था क्योंकि तुम माहिर को हासिल करना चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं। इसने सर दाएं बाएं हिलाया। निगाहें इनकी आंखों पर जमी थी, उम्मीद और खौफ के दरमियान। इस एक शख्स को नाराज़ करके नई ज़िंदगी नहीं शुरू करना चाहती थी। जब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो परेशान क्यों हो? इनका चेहरा आज भी किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। बूढ़ा नहीफ चेहरा जिस पे बीमारी की चिड़चिड़ापन और आदतन नागवार तासुरात मौजूद थे। शायद ये भी कशमाला का वहम था, लेकिन इसे लगता था कि जब वो इनके सामने होती थी तो इस झुर्रियों ज़्यादा चेहरे में एक नरमी आ जाती थी। वो रोबोट जैसा नहीं लगता था। मैं बस ये नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझें। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता माला, वो संजीदगी से कह रहे थे, लेकिन मैं सच बोलता हूँ और सच ये है कि मैं माहिर के लिए परेशान हूँ। माला ने इस बात में सर हिलाया। आप समझते हैं कि मुझसे शादी करके इसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी? इसकी ज़िंदगी पहले ही मुश्किल में पड़ चुकी है। ज़ियाद सुल्तान, इसका कुछ करना होगा। इन्होंने नहीफ मुट्ठी भींच ली। कशमाला ने बेबसी से कंधे उचकाए। ज़ियाद सुल्तान मेरी ज़िंदगी का ऐसा बाप है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती मालिक साहब। मैं इस आसेब से शायद कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। वो मेरे बच्चे का बाप है। फिर वो हल्का सा खनखारी, उंगली पर फाख्ता वाले नेकलेस को लिपटे हुए बहुत सी हिम्मत मुजतमा की। और जहाँ तक बात है ज़ियाद सुल्तान की, तो अब मैं इस दूसरी बात की तरफ आती हूँ जिसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। इसने ठहर ठहर के कहना शुरू किया। अब्दुल मालिक फरीद कदरे चौंके और फिर गौर से इसे सुनने लगे। वो जो कहने जा रही थी वो इनके लिए गैर मुतवक्के था। सुल्तान अहमद की मस्जिद से चंद बगले उड़ते हुए हवा में अपने पर फड़ाते हुए करीबी इमारतों की खिड़कियों में जा के बैठ रहे थे। ऐसा ही एक बगला इस होटल की बलाई तरीन मंजिल की खिड़की में आके बैठा और लोहे की सिल्लों के दरमियान से चूंच गुजार के शीशे पर दस्तक दी। अलबत्ता अंदर मौजूद मंजरनामे पर इसकी दस्तक ने कोई असर न डाला। अंदर होटल स्वीट साफ़ सुथरा और रोशनी से भरा था। बिस्तर बना दिया गया था और कमरे में ताज़ा फूलों की महक थी। कबीरा सादान कुर्सी पर बैठी थी। ऐसे के लंबे काउच के साथ खड़ा नौजवान इनके ऐन सामने था। वो की पी कैप पहने हुए था। हुडी और ट्राउज़र के नीचे सफ़ेद जोगर्स पहने एहतियातन दाएं बाएं देख रहा था। इसके चौकन्ने अंदाज को देख के वो मुस्कुराई। तुम मुझ पर भरोसा करके रिलैक्स होकर बैठ सकते हो आलियान। कम अज़ कम मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी। आलियान ने हल्के से कंधे उचकाए जैसे बेपरवाही साबित की और फिर सोफ़े के किनारे बैठा। संजीदगी से इनको देखते हुए पी कैप का रुख मोड़ दिया। अब पिछला हिस्से माथे पे था और वो इसका चेहरा बिना किसी साए के देख सकती थी। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कबीरा सादान ने अंगूठियों वाली उंगलियों से मेयर पर रखे लैपटॉप की तरफ इशारा किया जिसके साथ एक खुला हुआ बैग और बहुत से कागज़ रखे थे। चूँकि तुम फाइनेंसेस में अच्छे हो और यही पढ़ रहे हो, तो मैंने सोचा कि अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने फ़ोन पे कहा था कि आपको माली नुकसान पेश आ रहे हैं, बहुत से लीकेजेस हैं जिनको आप रोकना चाहती हैं। वो संजीदगी से पूछ रहा था। कबीरा बेगम ने इस बात में सर हिलाया। खिड़की के शीशे पर बगला चों से ठक ठक कर रहा था, लेकिन अंदर आवाज़ इतनी मदम होकर सुनाई देती थी कि इन दोनों को महसूस तक ना हुई। अगर तुम एक नज़र देख लो तो शायद तुम इस लीकेज की निशानदही कर सको। आलियान ने इस बात में सर हिलाया। कदरे झिझकते हुए लैपटॉप सामने किया, फिर कागजात उठाए। बगला कुछ देर कोशिश करता रहा।
फिर मायूस होकर चोंच से अपने जिस्म को रगड़ने लगा। इस दौरान कमरे में काफ़ी का दौर चल चुका था और आलियान अपनी प्याली खाली करके एक तरफ रख रहा था। आपके सारे मसले आपकी इनवाइसिंग में हैं, इसके बावजूद मुझे बहुत बड़े लीकेजेस नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कबीरा बेगम गौर से इसे देख रही थी। इस बात पर मुस्कुराई। मुझे पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, बस ये नहीं चाहती कि वो खाम में ज़ाया हो। आलियान ने आंखें उठा के इन्हें देखा, फिर कदरे बेदिली से लैपटॉप परे धकेला। आप इस पैसे से एक मुलाजिम भी हायर कर सकती हैं जो आपके घर के खाना बनाए। आपको अनाया की शादी कर देनी चाहिए। इनकी मुस्कुराहट में मज़ीद नरमी आई। तुम्हें इसकी फ़िक्र है आलियान? मुझे नहीं पता था। इसने सर झटका। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं अपने किसी क्लाइंट को इसके साथ सेटअप करा सकता हूँ। थोड़ा सा लव मैजिक और इसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है, इस बारे में देखेंगे। वो दिलचस्पी से इसे देखते हुए गर्दन में पड़ा नेकलेस इंगलियों में घुमा रही थी। ये सब कैसे आता है तुम्हें? जादू, जिन्नात? आलियान ने कंधे उचकाए और वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। बेजारी से चंद केस दबाए। आर्ट है, ये सीखना पड़ता है। नगीना बेगम ने मुझे अपने बचपन से सिखाया था। मैं गिफ्टेड नहीं हूँ बिलाल हिलाल की तरह, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर इसका स्कोप बहुत है। हर शख्स को किसी न किसी से बदला लेना है। हर किसी ने किसी का दिल दुखाया है। मैं इस दुनिया का तवाज़ुन वापस कायम कर रहा हूँ। फिर एकदम इसने चौंक के चेहरा उठाया। चंद हमें सोचती नज़रों से इन्हें देखे गया। वो कहाँ होता है? कबीरा बेगम के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। कौन? मेरा बाप सादान। नौजवान जादूगर के चेहरे पर अजीब तलखी सी फैल गई थी। कबीरा बेगम की मुस्कुराहट में ज़ख्मीपन उभरा आया। मैं वो खिड़की को देखने लगी जहाँ बैठा बगला इनसे मायूस होकर अब दूर तक फैले पानी और मस्जिदों के ऊंचे गुंबदों को देख रहा था। वह इंग्लैंड में होता है अपनी दूसरी बीवी और इसके बच्चों के साथ। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और आप क्या चाहती हैं? कबीरा बेगम ने चौंक के से देखा, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। तुम क्या कर सकते हो? इनकी आवाज़ धीमी हुई। मैं तकलीफ़ दे सकता हूँ, ऐसी तकलीफ़ जो इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर दे। इतनी तकलीफ़ कि वो तड़पता रहेगा और इसको पनाह नहीं मिलेगी। इसकी आवाज़ में सर्द महरी थी। संग दिली एक सनसनीखेज लहर कबीरा सादान की रीढ़ की हड्डी से दौड़ गई। रीढ़ की हड्डी से दौड़ गई। फिर वो जैसे खुल के मुस्कुराए। इसको तकलीफ़ नहीं देनी, इसके लिए आज भी मेरे दिल में एक नरम गोचा है, मगर इसकी बीवी को तकलीफ़ देनी है और इसके बच्चों को। मैं नहीं चाहती कि वो खुश रहें। फिर तलख मुस्कुराहट के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को देखा। मुझे इन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। अपनी तस्वीरें तक बाहर नहीं जाने देते। इन्हें लगता है मैंने नज़र लगा दूँगी, लेकिन मुझे इनकी खबर मिल जाती है। वो आजकल वेकेशंस पे गए हुए हैं मोरक्को। वो अलमगरिब में चले जाएं या अलमशरिक में। मैं इन तक अपनी एनर्जी पहुंचा दूंगा। आप जो चाहती हैं मुझे बता दीजिए, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगी। इनका लहजा हतमी था। आलियान पहली दफ़ा मुस्कुराया। इसकी फ़िक्र मत करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट। मुस्कुरा के इसने आंख दबाई तो वो खुल के मुस्कुरा दी। अच्छा कमा लेते हो इस काम से। आलियान के तासुरात बदले। हल्के से शाने उचकाए। कमा लेता था, लेकिन जब से माहिर फरीद और माला के बच्चे वाला मसला शुरू हुआ है, पुलिस ने मेरी डार्क वेब की वेबसाइट पर नज़र रखना शुरू कर दी है। मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी सरगर्मियाँ रोकनी पड़ गई हैं। बस इसी वजह से। वो एकदम कहते कहते रुका। कबीरा ने गौर से इसका चेहरा देखा। दिल बेकरारी से धड़का। इसीलिए तुम आजकल माली मुश्किलात का शिकार हो? आलियान के चेहरे पे एक पथरीला सा तासुर दर आया। चंद लम्हे पहले वाली बेतकल्लफ़ी और मुस्कुराहट गायब हो गई। थप से लैपटॉप स्क्रीन बंद की। मेरे मामलात में मेरे हैं। सारी ज़िंदगी मैंने इन्हीं को खुद ही डील किया है। अपने पैसे खुद कमाएं, खुद खर्च किए। आपको मेरे माली मामलात में दखल देने का कोई हक़ नहीं है। फिर इसने एक नज़र बंद लैपटॉप को देखा, साथ रखे कागज़ों को और दोबारा से कबीरा सादान को। इसकी आंखों में कुछ तब्दील हुआ था। क्या आपने मुझे अपने फाइनेंसेस ये बताने के लिए दिखाए हैं कि आपके पास बहुत पैसा है और आप मेरी मदद कर सकती हैं? नहीं आलियान, तुम गलत। इसने हाथ उठा के रोक दिया। इट्स ओके, लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आपके मसलों की निशानदही करके मैंने लिख दी है, देख लीजिएगा। इसके चेहरे पे कुछ था, हर्ट होने का सा तासुर। वो घबरा के उठी, लेकिन वो मोबाइल जेब में डालता तेज़ी से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो वो तन्हा रह गई, खाली हाथ, एकदम बेजान सी। इन्होंने इसे नाराज़ कर दिया था कि अब वो इन्हें कॉल करेगा। क्या अब वो इनसे मिलने आएगा? वो तो सिर्फ इसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन कहाँ से सीखी थी इसने ये हठ धर्मी? शायद अपने बाप से। वो भी ऐसा ही था। वो बेजान सी कुर्सी पे वापस गिर सी गई थी। वो कैसे इसे यकीन दिलाएं कि वो इनकी फैमिली था? वो कैसे इसकी मदद करें कि इसे इस मुश्किल से निकाले जिसमें इस नौजवान जादूगर ने ओवर स्मार्ट बनते हुए ख़ुद को फंसा लिया था। ज़ियाद सुल्तान हस्पताल की इमारत के बाहर खड़ा था। स्याह पैंट पे हमरंग जैकेट पहने, मफलर गर्दन के गिर्द बांधे, सन ग्लासेस लगाए। वो घड़ी को देखते हुए चौकन्ना अंदाज में दाएं बाएं देख रहा था। हर सांस के साथ होंठों से धुआं निकाल के फ़िज़ा में गायब हो जाता। हॉस्पिटल के अकबी तरफ एक बागीचा बना था। धूप निकली हुई थी।
इसलिए कुछ मरीज़ वहाँ बैठे थे। वहाँ एक फव्वारा भी था जिसका पानी मौसम के बायस या किसी तकनीकी मसले की वजह से सूखा हुआ था। इस फव्वारे की मुंडेर पर कशमाला बैठी थी। वो इससे चंद कदम के फासले पर रुक गया। दाएं बाएं उगे सरसब्ज पौधे और ऊंचे दरख्त जिनके पत्ते भूरे हो चुके थे, आसमान पर उड़ते परिंदे और सूखा हुआ फव्वारा, हर शय एक लम्हे के लिए पस मंज़र में चली गई थी। सिर्फ कशमाला मुबीन थी जो वहाँ बैठी थी। कैमल कोट सर पे टोपी लिए दोनों हाथ आपस में रगड़ती और इसके साथ वो बैठा था, सर झुकाए एक बच्चा, भारी सी जैकेट और ट्राउज़र में, टोपी और मफलर से गर्दन और सर को ढके। वो दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े कोई वीडियो देख रहा था। हर सांस के साथ धुआं इसके मुंह से निकलता और फिज़ा में गुम होता। ज़ियाद सुल्तान के हलक में गिल्टी सी उभरी जिसे इसने बहुत कुछ निकलते हुए नीचे धकेल दिया। फिर कदम कदम इनकी तरफ बढ़ता आया। कशमाला ने इसे देख लिया था। इसका चेहरा सपाट था। वो सीधी उठ खड़ी हुई। वो इसके करीब आया, चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो बच्चे को नहीं देख रहा था, सिर्फ उसे देख रहा था। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं, ये इसका पहला सवाल था, जिसका जवाब फ़ोन पे कशमाला ने नहीं दिया था। क्योंकि यहाँ मैं हूँ। आवाज़ पे ज़ियाद ने चौंक के दाएं जानिब देखा। फव्वारे के अकब से एक नौजवान व्हीलचेयर धकेलता इस तरफ आ रहा था। व्हीलचेयर पर सफ़ेद बालों वाले नहीफ़ और लागर से मालिक फरीद बैठे थे। इन्होंने स्वेटर, कोट, मफलर, दस्ताने, हर शय पहन रखी थी। इसके बावजूद सर्दी से इनकी नाक सुर्ख हो रही थी। आईवी लाइन लगी हुई थी और बोतल व्हील चेयर के डंडे के साथ खड़ी थी। ज़ियाद ने चौंक के वापस कशमाला को देखा और फिर इन्हें। आप? नौजवान ने व्हील चेयर कशमाला के ऐन साथ रोक दी थी। अब वो तीनों एक लाइन में थे। व्हील चेयर, खड़ी हुई कशमाला, बैठा हुआ वीडियो देखता बच्चा और इनके पीछे सूखा हुआ फव्वारा। वह अकेला इनके सामने खड़ा था। ये हम दोनों का आपस का मामला है। ज़ियाद की आवाज़ में सांप की सी फुनकार थी। ये तुम दोनों का मामला नहीं है, ये हमारी फैमिली का मामला है। अब्दुल मालिक फ़रीद ऐन इसकी आंखों में देख रहे थे। बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद इनके चेहरे का रौब और आवाज़, दबदबा वैसा ही था। फैमिली? ज़ियाद ने चौंक के कशमाला को देखा। एक लम्हे के लिए जिसे वो सांस नहीं ले सका। माला हमारी फैमिली है और हम इसकी। तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो ज़ियाद सुल्तान। तुम अपने बेटे से मिलने आए हो, मिल सकते हो, लेकिन तुम इसकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे और ये आज हम यहीं पे तय करेंगे। जेबों में हाथ डाले खड़े ज़ियाद ने जवाब नहीं दिया था। लब भींचे खामोशी से अब्दुल मालिक फ़रीद को देखते गया। मैं तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम किसी मुआहदे की पासदारी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माला अकेली नहीं है, हम सब इसके साथ हैं और तुम यूँ बिना इजाज़त इसकी ज़िंदगी में दोबारा दखल नहीं हो सकते। ज़ियाद ने माला को देखा। वो सीने पर बाजू लपेटे इसी सपाट चेहरे के साथ इसे देख रही थी। ये वो लड़की नहीं थी जिसको अरसे से जानता था। कुछ था जो इसमें बदल गया था, एक बेनियाज सा नडरपन। तुम अपने बेटे से मिलो, इसके साथ वक्त गुजारो और जब मेरी घड़ी की सुइयाँ 12 पे पहुँच जाएँ तो तुम यहाँ से चले जाओगे। तुम 3 महीने के बाद अपने बेटे से मिलने आ सकते हो, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़ियाद कदम कदम इस बच्चे की तरफ बढ़ा। सीने पे बाजू लपेटे कशमाला ने ज़ोर से मुट्ठी से कोहनी भींच ली। अलबत्ता चेहरा सपाट ही रखा। इसको तुम एक ज़ुबानी मुआहिदा समझो या मेरी वार्निंग, लेकिन तुम अब माला की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे क्योंकि वो अकेली नहीं है। ज़ियाद घुटनों के बल इस बच्चे के करीब बैठा। धीरे से इसके घुटने पर हाथ रखा। माला के नाखून कोहनी में पेवस्त हो गए। अलबत्ता दांत पे दांत जमाए वो खुद को ज़ब्त से खड़े किए रखी। वो पहली बार अपने बेटे से मिल रहा था। वो बेटा जो इसको नहीं चाहिए था, वो बेटा जिसको ढूंढने में इसने माला की कोई मदद नहीं की थी, वो बेटा जिसको वो मार देना चाहता था। आंसू इसके हलक में फंसने लगे, लेकिन चेहरा इसे पत्थर जैसा ही रखना था क्योंकि वो अकेली नहीं थी। ज़ियाद ने बच्चे के घुटने पर हाथ रखा तो इसने चेहरा उठाकर इसे देखा। चंद लम्हे खामोश नज़रों से इसे देखते गया, फिर फ़ौरन से माँ की तरफ चेहरा उठाया। वो धीमी आवाज़ में, दिस मैन इज़ यूर फादर, मैं बोली थी, बहुत से आंसू अंदर उतार के। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कोई नहीं बदल सकता था। माहिर का साइन किया कागज़ भी नहीं। बदर ने वापस इस आदमी को देखा। इसके सन ग्लासेस में से अपना अक्स दिखाई दिया था शायद, और फिर इसने फिर चेहरा फ़ोन पर झुका दिया। क्या तुम इसे कह सकती हो कि ये मुझे एक दफ़ा बाबा कह दे? ज़ियाद ने गर्दन उठा के इसे देखा तो माला को वहम सा हुआ कि इसकी आवाज़ भीगी हुई है। अलबत्ता सन ग्लासेस के बाद वो इसकी आंखें नहीं देख सकती थी। मैं इसे नहीं कह सकती क्योंकि वो नहीं बोलता। ज़ियाद सुल्तान चंद लम्हे इसे देखते गया, फिर सीधा खड़ा हो गया। चंद कदम पीछे हुआ, फिर अब्दुल मालिक फ़रीद को देखा। आप लोग एक फैमिली की तरह रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं इसकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता हूँ। एक बोझ सा था जो कशमाला के कंधों से उतरने लगा। इसने बेख्तियार मालिक साहब को देखा जो गर्दन उठाए आंखें छोटी करके इसे देख रहे थे। अगर तुम्हें दोबारा बच्चे से मिलना होगा तो तुम इसके लिए सीधा रास्ता अपनाओगे। अगर तुमने टेढ़े रास्तों से आने की कोशिश की तो याद रखना, सिर्फ तुम नहीं हो जिसे आग और बारूद के खेल आते हैं।
ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा ना, मैं इस बच्चे से दोबारा नहीं मिलना चाहता। वो 2 कदम पीछे हटा था। याद रखना कि तुम मेरी नज़र में हो। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। मेरी बात मत भूलना। मैं मर गया तब भी मेरी रूह तुम पे नज़र रखेगी ज़ियाद सुल्तान। वो इस भारी और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे। ज़ियाद ने बारी बारी इन दोनों को देखा। स्पाट चेहरे वाली लड़की जिसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, और व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी। फिर एक नज़र इसके पीछे खड़े नौजवान पर डाली। बच्चे को दोबारा देखने की जैसे इसमें हिम्मत ही नहीं थी। इसने सर इस बात में हिलाया और पलट गया। वो दूर चला गया तो कशमाला के होंठों से गहरी सांस निकली। बहुत सा धुआं भी ठंडी फिज़ा में गायब हो गया। वो बेइख्तियार मालिक फ़रीद की तरफ मुड़ी। थैंक यू सो मच। आंसू इसकी आंखों से फिसलने लगे थे। उम्मीद है वो मुझे अब तंग नहीं करेगा। अब्दुल मालिक फ़रीद ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर बंद कर दिए। फिर सर को इस बात में हिलाया। उम्मीद है। फिर अम्मार को इशारा किया। वो कॉल पे किसी को बुलाने लगा जो माला को घर छोड़ने जा रहे थे। जब वो और बदर वहाँ से चले गए तो अम्मार वापस इन तक आया। व्हील चेयर पीछे से थामी और इसे आगे धकेलने लगा। इनका रुख हॉस्पिटल की इमारत के अंदरूनी हिस्से की जानिब था। क्या वो वाकई अब अपने बच्चे से दस्तबरदार हो जाएगा? नहीं, वो झूठ बोल रहा था। वो वही करेगा जो उसने करना था, लेकिन मैं माला की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। अम्मार ने चौंक कर इन्हें देखा। फिर आपने इसे ये क्यों कहा कि आपको उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? अब्दुल मालिक फ़रीद ने गहरी सांस ली। इस सांस में आज़र्दगी भी और यासी भी थी, क्योंकि वो बरसों बाद खुश हुई थी। मैं इसकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहता था। फिर गर्दन कंधे तक लेकर गए। अम्मार, इस आदमी पर नज़र रखना। ये माहिर को नुकसान पहुंचाए बगैर इस शहर से नहीं जाएगा। अम्मार ने सर इस बात में हिलाया। इसने वो होटल छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसे ढूंढ लूँगा। वो व्हील चेयर धकेलता अंदर लेकर जा रहा था। दूर अंदर पहली दफ़ा अम्मार को इस रोज़ माहिर और इस मामले का हिस्सा बनाने पे अफसोस हुआ था। ये आदमी जिसको आज इसने देखा था, इसको इस रोज़ इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। फरीद लार में इस सुबह चहल पहली सी थी। बज़ाहिर कुछ नहीं बदला था। फैदी खानम किचन में अपने काम निपटा रही थी। हिलाल लॉन्ग रूम में बैठी टेपेस्ट्री के ताने बाने बुन रही थी। बदर अंदर कमरे में सो रहा था और किचन काउंटर के स्टूल पर शबनम बैठी थी। बज़ाहिर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन इस घर के तमाम मकीनों के चेहरों पर रौनक, जोश और एक्साइटमेंट थी। फैदी खानम बार बार उमड़ के आती मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती, फिर हर थोड़ी देर बाद शबनम के करीब जाकर ज़ोर से आ भरती। इतना इंतज़ार किया मैंने इस दिन का कि जब माहिर बे को अपनी खुशी मिलेगी। मेज़ पर बहुत से कार्ड्स और रिबन फैलाए बैठी शबनम ने मुस्कुरा के चेहरा उठाया, जोड़े के साथ ऐनक लगाए। इसका चेहरा भी वैसा ही खिला हुआ था। हमने भी इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है फैज़ी खानम, जब माहिर बे एक दिन के लिए रिपोर्ट नहीं होंगे। बालकोनी के दरवाजे के साथ खड़ा अम्मार फ़ोन पे बात कर रहा था। फ़ोन रख के इनकी तरफ आया। इसी संजीदगी से शबनम को देखा। माहिर बे ने कहा था कि वेन्यू के तमाम इंतज़ामात आप करेंगे। शबनम ने बिना पलक झपकाए इसे देखते हुए सर ऊपर नीचे हिलाया। अम्मार अब इस संजीदगी से अपने आईपैड की स्क्रीन पे इसे कुछ दिखा रहा था। गेस्ट लिस्ट, एक छोटा सा इवेंट, फूलों का डेकोर, सिक्योरिटी के इंतज़ामात। शबनम गाल पे हाथ रखे इसको देखते हुए पलकें थोड़ी थोड़ी देर बाद झपकाती थी। चंद लम्हे गुजरे। अम्मार ने इस मशीनी अंदाज में अपनी बात का खुलासा बयान किया और फिर खुदा हाफिज़ कह के राहदारी की तरफ बढ़ा। रास्ते में वो रुका क्योंकि बैरबल फ़रीद इस पुल पर अपने कमरे से बाहर आता दिखाई दिया था। ट्राउज़र पे ढीला ढाला स्वेटर पहने इसने एक नज़र अम्मार को देखा, सर के असबास से इसके सलाम का जवाब दिया और आगे आया। घुंघरियाले बालों में उंगलियां चलाते हुए रबर बैंड इन पर बांधा। एक नज़र शबनम पर डाली और फिर धप से कुर्सी खींच के साथ बैठा। सवालिया निगाहों से मेज़ पर रखे सैंपल्स को देखा। ये क्या है? शबनम गर्दन मोड़ के अम्मार को जाते हुए देख रही थी, चूँकि इसकी तरफ मुड़ी, फिर मुस्कुराई। पल के 2-3 दफ़ा झपकाई। हमारे बॉस की शादी हो रही है ना, और हमारा काम है इसको परफेक्ट फेरी टेल वेडिंग बनाना। बैरबल के चेहरे के जाविये बिगड़े। हो ना हो में सर झटका। फेरी टेल वगैरह कुछ नहीं होता। देखना हनीमून पीरियड गुजरेगा तो ये दोनों भी लड़ रहे होंगे। शबनम ने बहुत मुश्किल से होंठों पे आई मुस्कुराहट रोकी। तुम्हारी जेलसी अभी तक ख़त्म नहीं हुई? बैरबल ने जवाब में एक नज़र इसे घूरा और फिर फैज़ी खानम को अपना नाश्ता कहने लगा। अच्छा सुनो, मुझे माहिर बे के लिए सूट मुंतखब करना है। शबनम ने चंद कपड़ों के सैंपल इसकी तरफ धकेले। वो इतने मसरूफ़ हैं करमजी इमारत में कि इन्होंने हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दी है। सूट, रुमाल का रंग, शर्ट, टाई, सब मुझे ही चूज़ करना है। वो डार्क ग्रे पहनेगा। शबनम और बैरबल ने चौंक के इसकी तरफ देखा। स्टोर पर बैठी हिलाल की इनकी जानिब पुश थी और झुक के वो धागों को गिरा लगा रही थी। वो डार्क ग्रे पहनेगा और माला सफ़ेद पहनेगी। माला के फूलों का रंग जामनी होगा और जामनी सफ़ेद और सब्ज़ पत्ते।
और माहिर के हाथ में भी फूल होंगे सफ़ेद रंग के। वो दोनों खुश होंगे और मैं पिस्ता रंग पहनूंगी। वो आंखें सामने खला में जमाए धागों को उंगलियों पर लपेटती कह रही थी। शबनम थोड़ी पे हाथ रखे सहरज़दा से इसे देख रही थी। हिलाल की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। और फिर हम सब साथ रहेंगे, मैं और बदर एक साथ बड़े होंगे। वो यूँ कह रही थी जैसे कोई फिल्म इसके सामने चल रही हो। फैज़ी खानों ने काफ़ी बैरबल के सामने रखी तो थप की आवाज़ पे वो दोनों चौंके। बैरबल गर्दन मोड़ के तनकीदी नज़रों से इसे देख रहा था। और वो माला का सीरियल किलर शोहर वो होने देगा ये सफ़ेद और जामनी फूलों वाली शादी? मुँह बिगाड़ के वो बोला था। हिलाल ने कंधे उचकाए। पता नहीं, अंधेरा है इसके सामने, वो इस शहर से बहुत जल्दी चला जाएगा। साथ ही हिलाल ने जैसे झरमरी सी ली थी। बैरबल ने खुफकी से इसे देखा। ये तुम्हारा मौजो मेरी दफ़ा काम क्यों नहीं आया जो मैं इस चुड़ैल के साथ फंस गया था? हिलाल ने बेबसी से शाने उचकाए। अभी तक इनकी तरफ पुश थी। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है बैरबल भाई, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जो समझ आता है वो कह देती हूँ। बैरबल ने नकल उतारते हुए चेहरा वापस मोड़ा तो शबनम आंखें छोटी करके इसे देख रही थी। क्या है? शबनम कदरे आगे हुई। इसकी आंखों में चमक सी थी। ये मालिक साहब का सेक्रेटरी अम्मार। देख रहा हूँ बहुत नज़र रखने लगी हो तुम इस पे। सिंगल है अम्मार? बैरबल ने काफ़ी का घूंट भर के ज़ोर से इसे मेज़ पर रखा। ना सिर्फ सिंगल है बल्कि अपने सिंगल हाथों से बंदों को कच्चा चबा भी जाता है। शबनम बदमज़ा होकर पीछे हुई। मैं संजीदा हूँ, तुम्हारी दाल अम्मार के साथ नहीं गलेगी। वो मालिक का सिर्फ दायां हाथ नहीं है बल्कि इसके सारे ज़ेर ज़मीन कामों की निगरानी भी करता है। बेहतर है तुम इससे दूर रहो और अपने जैसा कोई नर्ड ढूंढो। शबनम के चेहरे पर बहुत सी नाराज़गी उतरी। ठक ठक करके सारे सैंपल इकट्ठे किए और इन थैले में डालने लगी। तुम सुजैन के साथ इसलिए फंसते थे क्योंकि तुम्हें औरतों की पहचान ही नहीं है। अब हो चुकी है, बहुत शुक्रिया। वो इसी जले कटे अंदाज में बोला और काफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने लगा। इससे पहले कि शबनम कुछ कहती, अम्मार तुम्हारे लिए नहीं है शबनम। शबनम का एक लम्हे के लिए सांस रुक गया। चौंक के इसके देखा। वो अब दांतों से एक धागे की गांठ लगा रही थी। बैरबल भाई ठीक कह रहा है, वो और तरह का आदमी है। तुम इसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी और अभी तुम किसी के भी साथ खुश नहीं रहोगी क्योंकि तुम बहुत जल्दी मर्दों का साथ ऑब्सेस्ड हो जाती हो। फिर इनके हर अमल के बारे में बहुत दफ़ा सोचती रहती हो, हर बात को ओवर एनालाइज करती हो। अभी कुछ अरसा के लिए इनसे दूर रहो, 5-6 साल तक इंतज़ार करो, फिर तुम्हारे रास्ते किसी से टकराएंगे, वो होगा तुम्हारे लिए। हिलाल एक लम्हे के लिए रुकी, फिर गहरी सांस ली। शायद शबनम जो बिल्कुल महसूर सी होकर सुन रही थी। दोनों अबरू उठाए। शायद इसलिए क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ, कोई भी मुस्तकबिल नहीं जानता। मुझे जो बताया जाता है बस वही बता देती हूँ। शबनम जैसे दिल महसूस कर गई थी। फिर बेइख्तियार बैरबल को देखा जो पहली दफ़ा मुस्कुरा रहा था। यानी अगले 5-6 साल तक तुम अकेली ही रहोगी? हा। सुजैन से तलाक के बाद वो पहली दफ़ा खुल के हंसा था। शबनम के माथे पर बल पड़े। गुस्से से अपनी चीज़ें समेटी, अपना स्टैनली कप उठाया, स्ट्रा होंठों में डाल के 2 घूंट भरे और इस दौरान वो गुस्से से बैरबल को घूरती रही थी। मिल जाएगा मुझे भी कोई। बैरबल इसी तरह हंसता जा रहा था। एक सीन है मुझे नज़र आता है, बार बार वही बना रही हूँ। वो अब धागों को टटोलती हुई टांका लगा रही थी। ये तो माला की घंटी, इसको नहीं दिखानी ये, वो एकदम बोली। तो बैरबल ने तज्जुब से इसे देखा। क्यों? पता नहीं, बस इसको नहीं देखना चाहिए, इसे दुख होगा। बैरबल चंद लम्हे उलझन से इसे देखते गया जो वापस अपने धागों में मसरूफ़ हो गई थी। फिर कंधे उचका के उफ़ तुम्हारा मौजू कहता तो इसकी बात लेता आगे बढ़ गया, लेकिन उफ़ तुम्हारा मौजू कहता तो उसकी बाइट लेता आगे बढ़ गया। स्ट्रीट के कोने वाला घर आज भी इस तरह था और दिल ने स्याकार सफ़ेद बाड़ के बाहर रोकी तो माला बाहर निकली। ताज्जुब से पहले इस घर को देखा जिसके बागीचे में जामनी बोगनवेलिया का दरख्त था। फिर उर्दुल को जिसने मुस्कुरा के सर को खम दिया था। माहिर बे ने यहीं बुलाया है आपको? माला ने नरम मुस्कुराहट के साथ इसको शुक्रिया कहा। फिर कंधे पर बैग का स्ट्रिप दुरुस्त करती कदम कदम आगे बढ़ने लगी। इसके बूट्स की हील सड़क पर ठक ठक बजने लगी थी। फिर आगे घास शुरू हो गई। बागीचे के गिर्द सफ़ेद लकड़ी की बाट थी, छोटा दरवाज़ा जो इसकी टांगों तक आता था। इसने हाथ से आगे धकेला और अंदर दाखिल हुई। एक खूबसूरत घर था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। बागीचे में एक दरख्त था जो दोनों अतराफ में फैला हुआ था। सब्ज़ पत्तों के दरमियान जामनी फूल जो इस्तांबुल के इस सुरमई मौसम में भी अपने रंग बिखेर रहे थे। दरख्त के नीचे एक बेंच रखा था, साथ घास के किनारे मरमरी बतखों की शक्लों के गमले थे। मुकाबिल में सिमत में कुछ गमले सफ़ेद खरगोशों की सूरत में बने हुए थे और हर एक में सरसब्ज पौधे लगे थे। इस घर में मौजूद हर पौधा और दरख्त सदा बहार था। बाहर फैले मौसम और सर्दी की शिद्दत का जैसे इस पर कोई असर नहीं हुआ था।
वो अभी तक दाखिली रोश पर खड़ी थी, ताज्जुब से दाएं बाएं देख रही थी जब अंदरूनी दरवाज़ा खुला और वह दिखाई दिया। माला को देख के इसके कदम वहीं रुक गए। सफ़ेद बाड़ के साथ खड़ी लड़की, जिसने कैमल रंग का लंबा कोट पहन रखा था, सर पर टोपी थी जिसके ऊपर बनी फरकी बाल पीछे को लटक रही थी। शायद वह आज भी जल्दी में बदर की टोपी पहनाई थी। बाल कंधों तक गिर रहे थे और सब आंखें खुशगवार हैरत से दाएं बाएं देख रही थी। तभी इसकी निगाह माहिर पे पड़ी। वो मुस्कुरा दी और भूरे बूट से चलती रोश पे आगे बढ़ने लगी। वो मौसम की शिद्दत के बावजूद कोट नहीं पहने हुए था, बल्कि एक ग्रे ऊनी स्वेटर पहने हुए था जिसके आस्तीन पीछे चढ़े थे। इसे देख कर मुस्कुरा के बागीचे की तरफ इशारा किया। ये किसका घर है? वो बोगनवेलिया के दरख्त के तले बेंच पर बैठ गई, बैग उतार के गोद में रख लिया। भूरे बूट्स की हील सब्ज घास में पेवस्त हो गई। मुझे माही की कॉल आई थी। माहिर ने जैसे इसके बाद नहीं सुनी थी। वो बेंच के दूसरे किनारे पर बैठा, ऐसे का रुख इसकी जानिब था। इसे बेख्तियार अगोह की पहाड़ी के वो पत्थर याद आए। क्या कह रही थी? माला ने गौर से मुस्कुराहट दबाए से देखा। माहिर ने झरझरी ली। धमकी दे रही थी मुझे। माला बेख्तियार हंसती। गर्दन पीछे फेंक के वो चंद हमें इसे हंसते हुए देखता रहा। किस किस्म की धमकी? जैसे बहुत महफूज हुई थी। यही कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो 7 बरे-आज़मों तक मेरा पीछा करेगी, चुड़ैल ना हो तो। माला हंसती जा रही थी और वो मुस्कुरा के इसे देखते जा रहा था। शायद ये बात हंसने वाली नहीं थी, या शायद वो बिलाखिर खुल के हंसना चाहती थी। तुम्हें लगता है वो 7 बरे-आज़मों तक आएगी तुम्हारे पीछे? पहले ही एयरपोर्ट पे फंसी बैठी होगी। इसने हो ना हो में सर झटका था और फिर से हंसती। मेरा ख्याल था माही तुम्हें पसंद करती है। वो अब उंगली की नोक से आंख के किनारे साफ कर रही थी जो हंसने के बायस भीग गए थे। कुछ दिन पहले तक मेरा भी यही ख्याल था। इस दफ़ा वो हंसी, लेकिन आहिस्ता से, जैसे हंसते हंसते थक गई हो। वो कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारे मामले में बहुत हसास है और इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मैं कमिटमेंट पूरी कर सकता हूँ। इसलिए इसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। कैसे यकीन आ गया? माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। मेरा नहीं ख्याल, मैं इसे सिर्फ बातों से यकीन दिला सकता हूँ। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। वो मुस्कुराती भीगी सब्ज आंखों से इसे देखते गई। फिर अबरू से घर की तरफ इशारा किया। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? माहिर ने गर्दन उठा के बोगनवेलिया के दरख्त को देखा। क्योंकि ये हमारा खैमा है। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल न सकी। हमारा खैमा? आंखों में खुशगवार हैरत और बेयकीनी उतरी। जब मैंने ये घर देखा था तो मैं जान गया था कि मुझे ऐसे एक घर में तुम्हारे साथ ज़िंदगी शुरू करनी है। ऐसा घर जिसमें वो दरख्त हों जो तुम्हारी माँ अपने घर में लगाया करती थी। माला की उंगली अभी भी हैरत से सीने पर जमी थी। हमारा खैमा? इस बात पे चौंक के सर उठाया। दाएं बाएं देखा। सदाबहार दरख्त, सदाबहार पौधे। ये इसकी माँ के आंगन जैसा आंगन था। इसकी आंखें फिर से भीगने लगी, लेकिन इस दफ़ा इनकी वजह हंसी नहीं थी। तुम्हें याद था? एक लम्हे के लिए इसकी सारी ज़िंदगी किसी फ़िल्म की तरह सामने चली थी और इस फिल्म का पहला बाब कैफ था। मैं कभी भूला ही नहीं था। इसने गर्दन ऊंची उठाई और एक कमरे की जानिब इशारा किया जिसके शीशे की खिड़की थी। यहाँ तुम्हारा स्टूडियो होगा। माला ने गर्दन मोड़ के इसके कमरे को नहीं देखा। वो बस इसे देख रही थी। और फरीदलाल? वहाँ बैरबल रहेगा। वो दोनों अपार्टमेंट्स इसी के होंगे, यहाँ जैसे इसकी मर्ज़ी। इसने कंधे उचकाए। माही को लगता था कि वो इसे छोड़ के चला जाएगा, हालांकि वो तो एक फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा था। माला, माहिर, हिलाल और बदर। आंसू इसके गाल पर खुद ब खुद लड़क गया। अलबत्ता वो मुस्कुरा रही थी। यानी ये हमारा खैमा है? माहिर ने इस्बात में सर हिलाया। पेपर्स में ये तुम्हारा होगा। माला के आंसू रुक गए। अबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या मतलब? फिर एकदम समझ आने पर तेज़ी से कुछ बोलने लगी, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के इसे खामोश करवा दिया। पहले मेरी बात सुनो। माही की कॉल से मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए। माला के अबरू खफकी से इकट्ठे हो चुके थे। पेशानी पे बल थे जो टोपी के बायस छुप गए थे। अलबत्ता वो ख़ुद को कुछ कहने से रोके हुए थी। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि माही के प्रेशर में मैंने ये फ़ैसला लिया है, लेकिन मैं एक फ़ैमिली मैन हूँ माला, और अगर मैंने अपनी फ़ैमिली बनानी है तो मुझे इस फैमिली को कुछ सिक्योरिटी देनी होगी। पैसा और जायदाद सिक्योरिटी नहीं होता माहिर, सिक्योरिटी नहीं होता, लेकिन ये कोशिश होती है जो एक मर्द अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स, ये घर और कुछ चीज़ें तुम्हारे नाम मुंतकिल की हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इसने जैसे कहा, गर्दन में गिल्टी से उभर के मालूम हुई। लेकिन अगर किसी सूरत में हम अलग हुए, ऐसी सूरत जिस पे मेरा कोई कंट्रोल ना हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें माली तहफ़्फ़ुज़ देकर जाऊँ। किसी चीज़ ने ज़ोर से कशमाला मुबीन के दिल को मुट्ठी में लेकर भींच दिया था। जैसे, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? इसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। मैं हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तुमसे ये वादा कर सकता हूँ
कि मैं तुम्हें कभी बीच रास्ते के नहीं छोड़ूंगा, अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। लेकिन ज़िंदगी है, कुछ चीज़ें इंसान के लिए लिखी होती हैं, मकतूब। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं नहीं चाहता कि तुम और बदर इन चीज़ों की वजह से मुश्किल में रहो जो मेरे एक दस्तखत से तुम्हारी हो सकती थी। माला ने बेख्तियार होंठ दांतों से काटा। इसकी आंखें फिर से भरने लगी थी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है माहिर, मेरी वजह से तुम ख़तरे में हो। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया और नफ़ी में सर हिलाया। कोई किसी की वजह से ख़तरे में नहीं होता माला। जैसे कोई किसी को बचा नहीं सकता, वैसे ही कोई किसी को मार भी नहीं सकता। तब लिखा हुआ होता है। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस है मेरी अपनी तसल्ली के लिए। माला ने गीली सांस नाक से अंदर खींची और इस बात में सर हिला दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे थी। जैसे तुम बदर के गार्डियनशिप की इंश्योरेंस चाहिए थी ना, वैसे ही मुझे अपनी फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस चाहिए। तुम्हें बस कुछ पेपर साइन करने होंगे कल ऑफिस में। माला ने मुट्ठी की पस से आंखें रगड़ी और इस बात में हिला दिया। फिर गर्दन मोड़ के इस बागीचे को देखा जिस पे मौसम का कोई असर नहीं हुआ था। इस रोज़ कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करना चाहता था। इसने सुना माहिर क्या कह रहा था। एक लम्हे के लिए माहिर की सारी दिल को उदास कर देने वाली बातें भुला के वो मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत पुश किया। माहिर ने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। गलती मेरी है, मुझे पहले से कुछ अरेंज करना चाहिए था। इट्स ओके माहिर, हम ना इस उम्र में है ना स्टेज में जब फूलों और अंगूठियों की अहमियत हो। हमें इंटेंशन चाहिए होती है, जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे अंगूठी लेनी चाहिए थी जो कि मैंने ले ली है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, माला ने हाथ उठा के इसे रोका। वो अंगूठी तुम मुझे हमारे इवेंट पे दोगे, अभी नहीं, क्योंकि हमारे कल्चर में अंगूठी इसी रोज़ पहनाई जाती है। तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सका। फेरी टेल प्रपोजल, अंगूठी, फूल, हम एक खेमा साथ लगाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है मुझे ऐसी चीज़ों की परवाह होगी? वो खुल के मुस्कुरा रही थी। आंसू भी चेहरे पर लुढ़क रहे थे। सर्दी से इसकी नाक और गाल सुर्ख पड़ रहे थे और इस लम्हे जामनी फूलों तले रखे भूरे बेंच पर बैठे माहिर फरीद को लगा कि इसे कुछ भी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़ वैसी ही हो रही थी जैसी होने चाहिए थी, मकतूब।